सुप्रीम कोर्ट की ये 10-5 का जो फैसला है, इसने यकीनी तौर पे एक नई तारीख रकम कर दी है और आने वाले दिनों में हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे। यानी ये फैसला जो है ये हवा में उड़ नहीं जाएगा, बल्कि इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। लोगों के जो लंबे लंबे अरसे से केसेस पेंडिंग हैं उनके फैसले करने में आसानी हो जाएगी। ठीक। सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो 2-3 चीज़ें अहम हैं उसकी तरफ पहले इशारा कर देते हैं, वो ये है, एक तो ये कि इसके तहत यानी 3 जजेस की एक कमेटी होगी जो सुओ मोटो लेने का फ़ैसला करेगी, जो बेंचों की तश्कील के फ़ैसले करेगी। तो वो जो एक मुतलकुल अनान इख्तियार एक शख्स के अंदर रख दिया गया था, उसकी तकसीम करके सुप्रीम कोर्ट की यानी जो रेपुटेशन है, जो उसकी शोहरत है, उसको बहाल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट को वाहद यानी बाइख्तियार बनाने की बजाय ये इख्तियार फैला दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। कोई बाहर की मदखलत नहीं है। उस कमेटी में कोई बाहर से आके बंदा नहीं बैठेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के ही एक चीफ जस्टिस साहब और 2 सीनियर 3 जजेस होंगे। एक तो ये होगी। अब आप जरा देखिए जनाब, एक शिक थी इसके अंदर जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल, मैं इस एतबार से कहूँगा कि उसके ऊपर बातें बहुत हुई। वो ये थी कि क्या इस कानून का इतलाक रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट से होगा, यानी माजी के केसेस जो हैं उसके ऊपर भी अपील का हक मिलेगा कि नहीं। वो 8-7 से नामंजूर हो गई है और इसकी भी बहुत सारी कनोटेशंस हैं और उसके ऊपर बात करनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक अपील का हक दे दिया गया है और दूसरा जो अपील का तीसरी बात यही है कि तीसरी बात यह है कि इस कानून के आ जाने के बाद से जितने भी फैसले होंगे उसमें अपील का हक दे दिया गया है। ये आपने दुरुस्त कहा है। अब देखना यह है कि ऐसा जो वज़ाहर ऐसा हुआ है कि एक शिक जो है उसके ऊपर यानी डिवीज़न है, यानी उलट डिवीज़न है और बाकी जो है ये अक्सरियत का फ़ैसला है कि उन्होंने इस कानून को मंजूर कर लिया है। मेरे नज़दीक इसकी 2 इंटरप्रिटेशन है और उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये याद रखिए कि पनामा से लेके जो खिलवाड़ इंसाफ के साथ शुरू हुआ, चाहे वो साकिब निसार साहब का दौर था, चाहे वो आसिफ सईद खोसा साहब थे, चाहे वो गुलजार साहब थे, चाहे वो अजीम जनाब बंदियाल साहब थे, उसके अंदर जो फैसले हुए अगर वो खुल जाते हैं तो आप ज़रा सोचिए होता क्या। उसमें बहुत सारे फैसलों का मैं और आप डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर कोडेक है, उसके अंदर स्टील मिल है, उसके अंदर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर जहांगीर तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन है। मतलब है खिलवाड़ तो एक छोटा लफ्ज़ है। इन्होंने अपने घर की सुप्रीम कोर्ट बनाई हुई थी कि वही 5 जजेस हर फैसला सुनेंगे, किसी और कोई अहल ही नहीं था 15 जजेस में से, और कोई अहल नहीं था कि उन बेंचेस पर बैठता, वही मर्जी के जजेस। वही मैंने जो बारीक बात है वो मैं अब करने लगा हूँ और आई होप कि हम नाजरीन को ये समझा पाएंगे। मेरे ख्याल से ब्रदर जजेस जो हैं वो 5 जो साबका इमरानदार अदलिया, इंसाफी अदलिया, बंदियाली अदलिया, जो मर्जी नाम दे लें आप उसके, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। तो ये एक तरह का कुड प्रोको है। तहफ़्फ़ुज़ दिया गया मतलब? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ तहफ़्फ़ुज़ इसलिए दिया जाता है कि अगर उनकी इन तमाम जजेस के जो अब मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके फैसले भी खुलते जो उन्होंने किए हैं, साथ थे ना सारे इन 4 माजी से इत्तलाक ना करने पर इनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया ना जी। तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से ये यानी बेहतर भी हुआ है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो डिवीज़न थी उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। जो लकीर खींच दी थी बंदियाल साहब ने और उससे पहले साकिब निसार साहब ने, ये उस लकीर को, उस तफरीक को, उस डिवीज़न को ख़त्म करेगी। इस पहलू से ये एक अच्छा अमल है, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। बुखारी साहब, ये जो 3 मुख्तलिफ शिकें थी, इन पर एक तरह से जो तनासुब इसमें देखें तो मुख्तलिफ आया है, यानी कि आपको क्लियर 2 धड़ेबाजियाँ नज़र नहीं आती हैं। हाँ। एक जो है वो 10-5 की तनासुब से है, एक जो है वो 9-6 के तनासुब से और एक 8-7 की तनासुब से। इसकी और वजह भी है, ये जो माजी से इसके इतलाक़ को यानी वाइड किया गया है, यानी ख़त्म किया गया है, उसकी एक वजह ये थी कि गालिबन देखें आप, कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, मुल्क के सियासी माहौल से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकती। जिस तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो आपको किसी न किसी तरह से अफेक्ट करती है। जब से ये हेयरिंग हो रही थी, ये 5 हेयरिंग्स जो हुई हैं, तब से ये ख्याल फैलाया गया था या सोशल मीडिया ने PTI के इसको यानी और ज़्यादा स्ट्रेंथ बख्शी थी कि जी ये सारा सिलसिला जो है ये कानून साजी भी इसीलिए हुई है और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू भी इसीलिए हो रहा है कि चंद लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाना है।
आप समझ रही हैं मेरा इशारा किस तरफ है? नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और चंद और केसेस थे। ठीक है जी। अब देखिए जी, अब बहुत सारी चीज़ें अभी और सामने आएंगी, क्योंकि अभी तफसीली फैसला आना है जिसमें इख्तलाफी नोट भी हैं। 5 जजेस ने इख्तलाफ किया है, 10 ने कंसेंसस के साथ इस चीज़ को वो किया है। तो बहुत ज़्यादा तफसील से बहस इस पर उस वक्त हो सकेगी। तो बुखारी साहब, ये जो एक कॉन्सेप्ट बन गया था हम ख्याल जजेस का, हम ख्याल बेंच का, और फिर उसी लिहाज से जो फैसले किए जाते थे और फैसले आते थे, क्या इस तस्वुर का खात्मा हो जाएगा अब इसके बाद? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये इस वक्त तक मेरी इंटरप्रिटेशन है कि जजेस की तकसीम को कम करने के लिए कॉन्शियसली ये ऐसा फैसला किया गया है जिससे सुप्रीम कोर्ट में माजी के मौजूद जजेस, कुछ तो नए हैं ना जी, कुछ अभी हाल ही में शामिल हुए थे, और जो अब मैं उसको क्या कहूँ, गुनाह बेलज्जत कहूँ या क्या कहूँ, जो शरीके कार थे उनके ऑनर को, उनकी प्रेस्टीज को तहफ़्फ़ुज़ के लफ्ज़ पे आप थोड़ा सा वो थी, यानी उनकी प्रेस्टीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है कि उनके ऊपर यानी किसी किस्म की एस्पर्शन कास्ट ना हो और उनके फ़ैसलों को धज्जियाँ ना बखेरी जाए। तो इस एतबार से ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की अपने इत्तेहाद और अपनी स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा फैसला तो है। बुखारी साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ चंद शख्सियात को ये मुतासर करेगा, जिसकी वजह से भी इसको कंट्रोवर्शियल किया भी जा रहा था, ख़ासतौर पर जो नवाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि अब उनकी वापसी भी नज़दीक है। तो नवाज शरीफ के केस पे इसके क्या असरात होंगे इस फैसले? देखिए, उसके बारे में पहली बात तो यह है कि उन्हें उस फैसले के ख़िलाफ़ इस तरह से तो अपील का हक अब नहीं रहा, लेकिन जो उनकी नाहली है वो चूँकि ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कानून बन चुका है ना जी उसके हवाले से कि नाहली की मुद्दत 5 साल है जी, यानी 1 टर्म ऑफ द असेंबली, इसको इस तरह से देखें आप, तो वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब रह गई उनका जो केस है, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा अगर अब ये कोर्ट जो अमेंडमेंट्स हैं नैब की, उसको ऑब्वियसली उसे रीओपन होना है, क्योंकि वो जजेस का फैसला तो अब नहीं चलेगा ना, उसके खिलाफ तो अपील है ना जी, वो अपील हो के वो उड़ जाती हैं, वो जो फैसला किया था उस अदालत ने। तो नवाज शरीफ साहब को तो उसमें रिलीफ मिल चुका हुआ है ऑलरेडी, याद है ना आपको? बिल्कुल याद है। केस वापस हो गया हम बात कर रहे थे कि ये नैब तरामीम जब दोबारा ओपन हुई थी तो हम यही बात कर रहे थे कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जैसे ही फैसला आएगा तो उसके बाद फैसला होगा तो वो रीओपन होगा केस। तो एक तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि इस फैसले की बहुत पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी हर तरफ। ये ऑब्वियसली हाई कोर्ट्स मुतासर होंगी ना इस फैसले से, ये सिर्फ आइसोलेशन में तो नहीं है ना। तो हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि शायद वो लोग जिनके मुकदमा ताख़ीर का शिकार होते हैं, लंबे आप देख लेना 55,000 केस, अब तो 56,000 कहा था जस्टिस काजी फायजी साहब ने, वो जो पेंडिंग है, मुझे बताइए उनका क्या कसूर है? इसलिए कि यहाँ तो बैठ के हम करते रहे पिछले 4 साल 5 साल से सहूलतकारी, एक पार्टी को हम प्रोटेक्शन देते रहे और ऐसे बदनुमा अंदाज से देते रहे कि इस दौर के बारे में आने वाला मौरख क्या लिखेगा, जो नई नस्ल आएगी वो इसको कैसे रिव्यू करेगी, वो तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त पे छोड़ देना चाहिए। अब ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में जो और बातें हुई हैं ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, एक तो बात यह है कि ये इस एतबार से तारीख़ी था कि फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पहली दफ़ा आवाम ने बराह रास्त देखी, और मैं समझता हूँ कि इसका भी क्रेडिट अगर हम चीफ जस्टिस को ना दें तो वो बड़ी ज़्यादती होगी। एक अच्छी रवायत तश्कील पाई है कि जो नेशनल इम्पोर्टेंस के इशू हों उसके ऊपर अगर फुल कोर्ट हो तो उसकी कार्रवाई, ये पूरी दुनिया में होता है, तो उसको यानी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लोग बैठ के देखें ताकि कोई इबाहम ना रहे। तो बुखारी साहब, जब से चीफ जस्टिस साहब ने ओहदा संभाला है, हल्फ लिया है, उसके बाद से हम रिवायतों पे रिवायतें बनती हुई देख रहे हैं। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। फुल कोर्ट इजलास, फिर फुल कोर्ट बना दिया। वो टैक्सेस है या मैं अगर सही कह रहा हूँ तो उसके वो जज फैसला करते हुए जुर्माना पास से दे देते थे, या ह्यूमन बेसिस के ऊपर बहुत सारे फैसले ऐसे कर देते थे जो कानून की किताबों और फैक्ट्स के मुताबिक नहीं होते थे। लेकिन आज देखिए उस जज की पूरी दुनिया में इज्जत है। तो हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है इस फैसले से पूरी सुप्रीम कोर्ट की शोहरत जो है वो बरकरार रही है, बेहतर हुई है, और इज़्ज़त मिलेगी उन अदलिया को, और जो कि मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर अदलिया बाइज़्ज़त नहीं है, अगर अदलिया का वक़ार जो है वो चैलेंजेबल है, तो उसके फैसले जो है उनमें फिर असर नहीं रहता है। तो बुखारी साहब, जब से ये कानून पास हुआ है उसके बाद से इसका इतलाक होगा? जी, उस डेट से अब जाहिर है ना, बीच में कई महीने हैं ना, उसमें काफ़ी सारे केसेस आते हैं, उसमें नैब वाले केसेस सारे आएंगे ना, जिस जो यानी फैसला जो
किया था तीन जजेस के बेंच ने, उसके ऊपर अपील आएगी और अपील के अंदर वो सारा कुछ जो है वो उठ जाएगा, क्योंकि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत थी। एनीवे, हैविंग सेड दैट, 2-3-4 बातें और इस बारे में अर्ज़ करनी है। वो ये है कि वकला का जनरली कंडक्ट जो है इस प्रोसीडिंग बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एक दो जो मतलब जिनकी मजबूरी थी कि उन्हें गन ना डालें अगर तो उनको दाद नहीं मिलती, ख़ास तौर से फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं और उससे पहले जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब हैं, हम समझते थे बहुत सीनियर जज वकला हैं और इनका मैनरिज्म तो मिसाली होना चाहिए, लेकिन वो भी एक्सपोज हुए हैं अपनी इस प्रोसीडिंग के दौरान। उन्होंने भी जिस तरह की गुफ्तगू की है वो सबके सामने है, और चीफ़ जस्टिस को इसका भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि जिस पेशेंस के साथ, वकला को तो खैर सुनना मजबूरी थी क्योंकि वो आर्गू करने आए थे, अपने फेलो जजेस के जो कमेंट्स थे जिस तरह से उन्होंने उसको खुले दिल से लिया है और स्माइल बैक किया है, कोई तलखी किए बगैर, उसकी भी दाद देनी बहुत ज़रूरी है। एक और बात जो इसके हवाले से है वो ये कि अब पार्लियामेंट को भी ये चाहिए कि पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट के ऑनर को, सुप्रीम कोर्ट के वकार को